नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूँ ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी, ओके होगी। आप और आपका परिवार भी एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप लोगों की एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि पिछली क्लास में मेरे बच्चों हम हरियाणा इतिहास में हरियाणा में जाट शक्ति के बारे में पढ़ रहे थे। और हरियाणा की जाट शक्ति में हम बात करें तो प्रसिद्ध जो जाट नेता मैंने बताया था, वो फरीदाबाद के तिलपत गांव से संबंध रखने वाला गोकुला बताया था, जिनकी मृत्यु हो जाती है 1670 में। 1670 में मृत्यु से पहले 1669 में गोकुला के द्वारा औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह भी किया गया था, और यह विद्रोह मथुरा के अंदर हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर। गोकुला के जाट नेता मेरे बच्चों, गोकुला के बाद जो जाट नेता बने वो राजा राम बने हैं। और राजा राम ने जो शासन किया, या राजा राम ने जो जाटों के ऊपर बच्चों अधिकार किया, वो 1670 से लेकर 1688 तक किया है। राजा राम की मृत्यु के बाद इनका भतीजा चूड़ामन जाटों के नेता बन जाते हैं। और चूड़ामन का हमेशा औरंगजेब के साथ बच्चों 36 का आंकड़ा था। 1688 ईस्वी में अकबर के मकबरे को लूटने वाला जो जाट नेता है वो भी राजा राम है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारा बनेगा कि अकबर के मकबरे को लूटने वाला जाट नेता कौन था? आप बोलेंगे राजा राम। जाटों के अन्य प्रसिद्ध शासकों में बात करें तो भरतपुर का शासक सूरजमल भी रहा। सूरजमल को जाटों का अफलातून या जाटों का प्लूटो कहा जाता है। सूरजमल की जो पत्नी थी वो किशोरी थी, और किशोरी का संबंध हरियाणा के पलवल जिले के होडल से था। किशोरी जो थी वो काशीराम सरोत की पुत्री थी बच्चों। और काशीराम सरोत ने ही होडल के अंदर एक छतरी, जिसे हम 12 खंबा छतरी बोलते हैं, उसको बनवाने का क्या किया था? काम किया था। तो आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि काशीराम सुरोत द्वारा 'अपने पुत्र की याद में' 'काशीराम सुरोत द्वारा अपने पुत्र की याद में' 12 खंबा छतरी का निर्माण होडल में करवाया गया था। 12 खंबा छतरी का जो निर्माण है वो कहाँ करवाया गया था? होडल में करवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट मेरे बच्चों ध्यान रखना है आप लोगों को कि सूरजमल के बाद ये सूरजमल के ससुर हैं काशीराम सरोत। और सूरजमल की जब मृत्यु हो जाती है तो सूरजमल के बाद जो जाट शासक बनते हैं वो इनके बेटे बनते हैं, और इनके बेटे का नाम था जवाहर सिंह। राजा जवाहर सिंह।
और बच्चों राजा जवाहर सिंह ने एक मंदिर बनवाने का काम किया अपने हरियाणा के गुड़गांव में, जिसे हम माता शीतला मंदिर बोलते हैं। तो जवाहर सिंह द्वारा 18वीं सदी में माता शीतला मंदिर का निर्माण मेरे बच्चों करवाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा जाट शक्ति। अब बच्चों हम बात करेंगे अपने हरियाणा के अंदर जॉर्ज थॉमस के अधिकार के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा जॉर्ज थॉमस का हरियाणा पर अधिकार। सबसे पहले तो बात करें इस जॉर्ज थॉमस के बारे में कि जॉर्ज थॉमस कौन था, कहाँ से आया था, किस तरीके से इसने बच्चों इतनी आसानी से हरियाणा के लगभग 1200 गांवों के ऊपर अधिकार जमा लिया था। यदि हम जॉर्ज थॉमस के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ वो आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म 1756 ईस्वी के अंदर रोस्किरिया के अंदर हुआ था बच्चों। और रोस्किरिया जो है ये आयरलैंड के अंदर है। टिप्पेरी नाम की जगह है, टिप्पेरी नाम की जगह रोस्किरिया के अंतर्गत आती है। और रोस्किरिया जो है बच्चों वो आयरलैंड का हिस्सा है। तो आयरलैंड से संबंध रखते थे जॉर्ज थॉमस, और ये एक समुद्री लुटेरा था, तो ध्यान रखेंगे। जीवन के शुरुआती दिनों में बच्चों इन्होंने लूटमार करनी स्टार्ट कर दी थी। तो हम बात करें तो एक तौर से ये समुद्र डाकू था, समुद्री जहाजों को अपना निशाना बनाने का काम किया करता था। बताया जाता है कि भारत की तरफ आने वाला एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समुद्री जहाज में ये चोरी और डकैती के पर्पज से बच्चों उसके ऊपर सवार हुआ था, लेकिन ये वापस नहीं उतर पाया। उतरने से पहले ही मेरे बच्चों समुद्री जहाज जो है वो चल पड़ता है, और चलते चलते वो भारत आ पहुंचता है। जब भारत आ पहुंचता है तो ये भाई साहब भी उसी जहाज के अंदर सवार होके कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। तो ध्यान रखेंगे, समुद्री जहाज में सवार होकर सबसे पहले मेरे बच्चों समुद्री जहाज में सवार होकर 1782 ईस्वी में सबसे पहले ये मद्रास के तट पर उतरते हैं। तो 1782 में सबसे पहले ये भारत आते हैं एक समुद्री जहाज में सवार होकर, और ये समुद्री जहाज इनको उतारता है मद्रास के तट पर। जब मद्रास के तट पर ये उतरते हैं तो इनको बच्चों ये जगह समझ नहीं आई, क्योंकि सीधी सी बात है कोई बाहर का आदमी आएगा तो अचानक एक साथ तो उसको वो सारा का सारा क्षेत्र समझ में नहीं आने वाला। तो बच्चों इसने धीरे धीरे कुछ समय जो है वो जंगलों में बिताना शुरू कर दिया था, क्योंकि आम जनता से ये कट के रहना चाहता था।
क्योंकि समुद्री लुटेरा था बच्चों, तो भय और डर के अंदर हमेशा रहता था। तो थोड़ा बहुत समय इसने जंगलों के अंदर शुरुआत वाला भारत आने के बाद काटना स्टार्ट किया, लेकिन ये बात भी समझ चुका था कि बिना काम करने से जिंदगी तो आगे नहीं बढ़ने वाली। यदि हमें जिंदगी को आगे बढ़ाना है तो काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि काम करेंगे तभी तो चैन की नींद आएगी। बच्चों, तो इन्होंने फिर काम की खोज शुरू कर दी थी, और काम की खोज करते करते एक दिन इसको पता चलता है कि हैदराबाद का जो निजाम है उसके यहाँ तोपची के तौर पे एक नौकरी निकली है, और हैदराबाद के निजाम के यहाँ ये नौकरी मांगने के लिए चला जाता है। हैदराबाद का निजाम इससे अच्छा खासा प्रभावित होता है, और 1782 के बाद बच्चों इसने भारत आते ही सबसे पहले जो नौकरी शुरू की वो हैदराबाद के निजाम के यहाँ तोपची के तौर पर नौकरी शुरू की थी। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हैदराबाद के निजाम के यहाँ तोपची के तौर पर मेरे बच्चों इसने नौकरी शुरू की थी। ठीक है। अब तोपची की नौकरी इसको जम नहीं पाई, तो एक दिन बच्चों ये भाग कर हैदराबाद से आ जाता है दिल्ली। और जब ये दिल्ली आया तो ये 1787 में आया। तो 1787 ईस्वी में दिल्ली आकर ये बेगम समरू की सेना में शामिल हो जाता है। दिल्ली आकर ये बेगम समरू की सेना में शामिल हो जाता है। बेगम समरू एक किराए की सेना चलाया करती थी, बाड़े की सेना चलाया करती थी। मतलब इसके अंदर आवारा, नकारा, नालायक जो लोग थे जिनको कोई भी नहीं बच्चों शामिल करता था, उन लोगों को बेगम समरू अपनी सेना में जगह देती थी। और जब भी किसी शासक को सैनिकों की जरूरत पड़ती थी तो उस शासक से पैसे के बदले अपने बाड़े के सैनिक युद्ध के अंदर भेजने का काम बेगम समरू के द्वारा किया जाता था। तो बेगम समरू की सेना में बच्चों 1787 में आके ये क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। और अपने कामों से बेगम समरू को ये इतना प्रभावित कर देता है कि बेगम समरू प्रभावित होकर इनको एक छोटी सी जमीन के ऊपर शासन करने की अनुमति दे देती है। और वो जो जमीन है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास एक जगह पड़ती है, टप्पल। और टप्पल का जागीरदार बच्चों बेगम समरू के द्वारा इस सैनिक को नियुक्त कर दिया जाता है। मतलब सैनिक से ये जो है अब शासन करना स्टार्ट करेगा, और बेगम समरू के अधीन रहकर सबसे पहले इसने टप्पल के ऊपर शासन करना शुरू किया, क्योंकि टप्पल की जो जमीन है इसको जागीर के रूप में बेगम समरू ने देने का काम किया था। तो ध्यान रखेंगे, जोरत से प्रभावित होकर जोरत से प्रभावित होकर बेगम समरू द्वारा सबसे पहले टप्पल की जागीर, टप्पल का जागीरदार इनको सौंपी जाती।
ठीक है बच्चों, जोरस थॉमस जो है वो बेगम समरू के लिए बहुत ज्यादा काम करना इसने शुरू कर दिया था। बेगम समरू के द्वारा कोई भी जिम्मेदारी लगाई जाती थी जोरस थॉमस की, तो जोरस थॉमस ने कभी बेगम समरू को निराश नहीं किया था, ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। लेकिन बेगम समरू की शादी जिस फ्रांसीसी के साथ हुई थी बच्चों, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु हो जाने के बाद बेगम समरू ने दूसरी शादी की, और दूसरी शादी जिस आदमी के साथ की बच्चों, वो आदमी जोरस थॉमस से चिढ़ना स्टार्ट कर देता है। क्यों चिढ़ना स्टार्ट कर देता है? क्योंकि जो बेगम समरू थी ना, जब भी उसका पति उससे कोई भी बात करता था, बेगम समरू हमेशा किसकी प्रशंसा करती थी? जोरस थॉमस की प्रशंसा करती थी। अब सीधी सी बात है भाई कि कोई भी औरत अपने पति के सामने किसी दूसरे व्यक्ति की यदि प्रशंसा करेगी तो उस व्यक्ति के दिल के ऊपर क्या बीतेगी, ये बच्चों आप अच्छे तरीके से जानते हैं, भली बात जानते हैं। और यही बेगम समरू के पति को पसंद नहीं आता था। वो बोलता था कि यार एक दो दिन आप प्रशंसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दिन में 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, लेकिन जब भी मैं आपके पास बैठता हूं आप बीच में ले आती हैं जोरस थॉमस को। तो वो जोरस थॉमस से चिढ़ना स्टार्ट कर देता है। और ये जो चिढ़ना है ना, ये इस कदर हावी हो जाता है कि बेगम समरू का पति बेगम समरू को बोल देता है कि या तो तुम जोरस थॉमस को ही रख लो या तुम मेरे को ही रख लो। अब बेगम समरू के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो बेगम समरू ने क्या किया, जोरस थॉमस को अपनी सेना से निकालने का काम किया। बेगम समरू ने जब जोरस थॉमस को अपनी सेना से निकाल दिया तो जोरस थॉमस जो होगा बच्चों, वो बहुत ज्यादा क्या होगा, परेशान होगा। अब जोरस थॉमस बोलता है कि मैंने बेगम समरू के लिए ईमानदारी से काम किया, हमेशा उसके लिए मैं पॉजिटिव रिजल्ट लेके आया, लेकिन बेगम समरू ने मेरे ईमानदारी का ये इनाम दिया कि उसके पति के कहने पर मेरे को सेना से क्या है, निकाल दिया। सेना से ही नहीं निकाला, बल्कि जो टप्पल की जागीर इनको दी थी इनाम स्वरूप, वो भी वापिस मेरे बच्चों बेगम समरू ने लेने का क्या कर लिया, काम कर लिया। और ये हम बात कर रहे हैं 1892 की, कब की, 1800 सॉरी 1792 की, ठीक है, 1792 की। तो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बच्चों, 1792 की हम बात कर रहे हैं। 1792 ईस्वी में लेवासी नाम का वो बच्चों व्यक्ति, और इस लेवासी के कहने पर बेगम द्वारा सेना से बाहर कर दिया जाता है। जब ये बात हुई तो बच्चों जोरस थॉमस जो है वो 1792 में यहां से निकाले जाने के बाद एक मराठा सरदार अप्पा खांडेराव के पास पहुंच जाते हैं। मराठा सरदार अप्पा खंडेराव, और वहां पर जाकर ये उनकी सेना में शामिल हो जाते हैं। मराठा अप्पा खांडेराव जोरस थॉमस की बहादुरी से ऑलरेडी परिचित थे। उन्होंने इनकी बहादुरी के किस्से बेगम समरू की सेना में रहते हुए पहले ही सुन रखे थे। तो अप्पा खांडेराव इनको सिर्फ एक सैनिक नहीं, बल्कि जो बेगम समरू ने मान सम्मान दिया था जोरस थॉमस को, अप्पा खांडेराव उस मान सम्मान को बरकरार रखता है। और अप्पा खांडेराव के द्वारा हरियाणा का मेवात क्षेत्र इसको सबसे पहले सौंपा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अप्पा खंडेराव द्वारा जोरस थॉमस को सबसे पहले
मेवात क्षेत्र सौंपा गया बच्चों। और मेवात क्षेत्र अपने पास आते ही उसके बाद जॉर्ज थॉमस ने धीरे धीरे हरियाणा के कई गांवों के ऊपर मेरे बच्चों अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। अप्पा खंडेराव की मृत्यु हो जाती है 1797 के अंदर। और अप्पा खंडेराव की मृत्यु के साथ ही जॉर्ज थॉमस अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। जॉर्ज थॉमस बोलता है कि मैं मराठों के अधीन काम नहीं करूंगा, मैं मराठों के अधीन नहीं आया था, मैं अप्पा खांडेराव के अधीन आया था, और अप्पा खांडेराव अब नहीं रहे तो मैं किसी भी मराठा के अधीन अब काम नहीं करूंगा। जितनी जमीनें मेरे पास है उन जमीनों के ऊपर शासन मैं मेरी मनमर्जी से चलाऊंगा। और अप्पा खंडेराव की मृत्यु के साथ जॉर्ज थॉमस अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है बच्चों। और इसी के साथ जॉर्ज थॉमस अपने आप की स्वतंत्रता की क्या कर देता है, घोषणा कर देता है। अब जब घोषणा कर देता है तो जितना भी क्षेत्र जॉर्ज थॉमस के पास था अप्पा खंडेराव के होते हुए, उन सारे के सारे क्षेत्र के ऊपर अप्पा खंडेराव की मृत्यु होने के बाद वो शासन तो करेगा। अब शासन करने के लिए बच्चों उसे कोई ना कोई एक जगह राजधानी के रूप में भी चुननी पड़ेगी। और इसने फिर 1797 में इन सारे के सारे गांवों के ऊपर अच्छे तरीके से शासन चलाने के लिए बच्चों हरियाणा के हिसार के हांसी को अपनी राजधानी के रूप में अपनाने का काम किया। तो ध्यान रखिएगा, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में जॉर्ज थॉमस द्वारा झांसी को राजधानी झांसी को अपनी राजधानी बनाया। अब जब झांसी के अंदर ये आता है बच्चों तो सबसे पहले ये क्या करता है, सदी कौन सी चल रही है, 18वीं सदी। 18वीं सदी समाप्ति की ओर है, 1797 की हम बात कर रहे हैं। तो 18वीं सदी की बात है, तो 18वीं सदी में बच्चों झांसी के किले का ये क्या करवाता है, पुनर्निर्माण, जिसका पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने भी करवाया था। झांसी के किले का ये क्या करवाता है, पुनर्निर्माण करवाता है। बच्चों झांसी के अंदर बैठते ही झांसी में एक टकसाल की स्थापना करवाता है। टकसाल होता है जहां पर सिक्के बनाए जाते हो। सिक्के बनाने का जो स्थान है बच्चों उसी को टकसाल कहा जाता है। और झांसी के अंदर इसने टकसाल बनवाई और शवम के नाम के सिक्के चलवाए। और शवम के नाम के सिक्के चलवाए। तो जॉर्ज थॉमस के जो सिक्के थे उनको सिक्का ए साहिब कहा गया है। जॉर्ज थॉमस के सिक्के जो है वो क्या कहलाते हैं, सिक्का ए साहिब।
तो राजधानी तो जोरस थॉमस ने बनाया हांसी को, लेकिन जोरस थॉमस ने बच्चों जो रहना स्टार्ट किया, इसने अपना जो निवास स्थान बनाया, जोरस थॉमस का निवास स्थान बच्चों वो जॉर्ज कोठी था। और इसी जॉर्ज को आज हम जहाज कोठी भी बोलते हैं। और जॉर्ज कोठी कहाँ है? हिसार के अंदर। अब अपने वाले जो बड़े बूढ़े लोग हैं, पहले जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती थी। इंग्लिश नहीं आती थी तो वो जॉर्ज नहीं बोल पाते थे, तो उन्होंने जॉर्ज की जगह इसे क्या बोल दिया? जहाज बोलना स्टार्ट कर दिया। तो जॉर्ज थॉमस का जो एक नाम है मेरे बच्चों, वो जहाजी साहब भी है। तो जॉर्ज थॉमस को जो लोग हैं वो किस नाम से पुकारा करते थे? जॉर्ज थॉमस को लोग जहाजी साहिब पुकारते थे। बच्चों इसने झज्जर के अंदर एक किले का भी निर्माण करवाया। जॉर्जगढ़ के किले का निर्माण। और इसी जॉर्जगढ़ के किले के आसपास जब लोगों ने बसना शुरू किया, तो एक बहुत बड़ा ये गांव बनता चला गया। इसी को आज हम जहाजगढ़ गांव बोलते हैं। मैंने बोला ना कि लोगों ने इसे जॉर्ज नहीं बोला, लोगों को जॉर्ज बोलना नहीं आता था, लोगों ने इसका जहाज बना दिया। तो बच्चों जहाजगढ़ जो गांव होगा ना, इसकी स्थापना किसने की है? जॉर्ज थॉमस ने। स्थापना किसने की है? जॉर्ज थॉमस ने की। ठीक है। हरियाणा में सिखों के आतंक को बच्चों समाप्त किया जॉर्ज थॉमस ने, क्योंकि जितने भी सिखों का क्षेत्र था उसको भी बच्चों अपने कब्जे में ले लिया था। हरियाणा में सिखों के आतंक का या आतंक को समाप्त किया। बात है 1801 की। 1801 ईस्वी में फ्रांसीसी एक सैनिक पैरों के द्वारा इसके ऊपर बच्चों आक्रमण किया जाता है। फ्रांसीसी पैरों द्वारा क्या किया जाता है? जॉर्ज पर आक्रमण किया जाता है। और इस आक्रमण को अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हैंडल करता है जॉर्ज थॉमस। लेकिन फ्रांसीसी पैरों का जो साथ देने के लिए आ जाता है, वो एक और सैनिक आ जाता है जिसका नाम था बोगेन। तो फ्रांसीसी पैरों का जो साथ दिया जाता है बच्चों, वो एक और ताकतवर सैनिक के द्वारा जिसका नाम है बोगेन, बोगेन द्वारा। और बोगेन का जो अटैक है ये जॉर्ज थॉमस नहीं झेल पाता, और 1801 ईस्वी के अंदर ही बोगेन के सामने मेरे बच्चों जॉर्ज थॉमस आत्मसमर्पण कर देता है।
आत्मसमर्पण कर देता। ठीक है बच्चों, आत्मसमर्पण इस कंडीशन पे करता है जोरस थॉमस कि आप मेरे को मारेंगे नहीं। जितना भी क्षेत्र मेरे पास है हरियाणा का, वो सारा का सारा क्षेत्र मैं फ्रांसीसियों को दे देता हूं। आप मेरे को मारेंगे नहीं, मैं अपने देश जो है वो चुपचाप वापस लौट जाऊंगा, आप मेरी जिंदगी जो है वो बख्श दीजिएगा। मैं इसलिए चुपचाप आपके सामने आत्मसमर्पण करता हूँ, सरेंडर करता हूँ। और बोगेन मेरे बच्चों ये उनकी बात मान लेता है। बताया जाता है कि जिस जहाज के अंदर ये सवार होके अपने देश वापस लौटने वाला था, 1802 की बात है बच्चों, जहाज में सवार होने से पहले ही इसको बुखार हो जाता है। और बुखार के कारण, ठंड लगने के कारण, निमोनिया होने के कारण मेरे बच्चों 1802 में ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 1802 ईस्वी में बहरामपुर, बहरामपुर मुर्शिदाबाद जिले का गांव है। पश्चिम बंगाल में जोरस थॉमस की बच्चों क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो योद्धा प्रवृत्ति का था, लड़ाकू प्रवृत्ति का था, भगवान भी नहीं चाहते थे इसके देश जब वापस लौटे तो लोग इसका मजाक उड़ाए कि सारी जिंदगी इसने ऐसे ही जी है, लड़ते गिरते पड़ते, लेकिन इसने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। तो भगवान को भी ये मंजूर नहीं था। तो बच्चों जहाज में चढ़ने से पहले ही 1802 में ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद हम बात करें तो जोरज कोठी इनका निवास स्थान था हिसार के अंदर। मेरे बच्चों वो एक और अधिकारी का निवास स्थान रहा है। इनकी मृत्यु के बाद इसी कोठी के अंदर एक और अंग्रेज अधिकारी आके रहे जिसका नाम है जेम्स स्किनर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जॉर्ज थॉमस के अलावा जॉर्ज कोठी के अंदर और कौन से अंग्रेज अधिकारी ने अपना निवास स्थान बनाया, तो आप बोलेंगे जेम्स स्किनर। और जेम्स स्किनर का भी निवास स्थान रहा है जॉर्ज कोठी, या जहाज कोठी हम बोल सकते हैं। बच्चों जॉर्ज थॉमस की जो आत्मकथा लिखी वो विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी। विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी। ठीक है? तो ये है बच्चों जॉर्ज थॉमस के बारे में सारी की सारी बातें, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे हरियाणा में ईस्ट इंडिया कंपनी। हरियाणा में ईस्ट इंडिया कंपनी और इनके खिलाफ हुए विद्रोह। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जब नाराज होंगे लोग तो क्या होगा, नाराजगी का रिजल्ट होता है विद्रोह।
मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम बात करें तो बात है 1599 की। 1599 में लंदन में महारानी एलिजाबेथ द्वारा पूर्वी देशों में व्यापार करने के उद्देश्य से कंपनी के गठन की मंजूरी दी गई थी बच्चों। गठन नहीं हुआ है, गठन की परमिशन मिली है। पूर्वी देशों में यदि आप व्यापार करना चाहते हो तो कंपनी का आप गठन कर सकते हो, परमिशन दे दी जाती है महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। और बात है 1600 की। बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या किया जाता है? गठन। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कर दिया जाता है सर? गठन कर दिया जाता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया तो इस समय मुगल शासक कौन थे बच्चों भारत के अंदर? 1600 के अंदर अकबर गद्दी पे बैठे हुए थे। ठीक है। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत आने का काम किया। भारत आकर मेरे बच्चों परमिशन लेने की कोशिश की और परमिशन बच्चों उनको मिलती है जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के द्वारा पहली बार अंग्रेजों को व्यापार करने के उद्देश्य से एक फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी जाती है और ये फैक्ट्री 1608 के अंदर गुजरात के सूरत में लगाई जाती है बच्चों। ठीक है। मतलब अंग्रेजों के पैर भारत की जमीन के ऊपर पड़ चुके थे व्यापारियों के उद्देश्य से। व्यापारी की हैसियत से बच्चों ये भारत के अंदर एंटर कर चुके थे। लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने यहाँ पर व्यापार करना स्टार्ट किया तो इनके मन में लालच आना स्टार्ट हुआ। यहाँ के राजाओं के हालचाल देखकर इन्होंने सोचा कि जब हम व्यापार करते हैं ना तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है, किससे? राजा से। तो हम क्यों ना खुद ही राजा बन जाएं, तो हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हमें व्यापार करना होगा हमारी जो सहूलियत होगी वो हम अपने अकॉर्डिंग जो है इस व्यापार को हम आगे बढ़ाएंगे। अब राजा के सामने जाते हैं तो राजा बहुत सारी आनाकानी करता है। ठीक है। जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारे व्यापार को बढ़ोतरी नहीं मिल पा रही है। तो बच्चों इनके मन में लालच आया और यहाँ के राजाओं के हालचाल देखकर इनके राजाओं के शासन में शामिल होकर राजाओं में आपसी फूट करवाकर इन्होंने मेरे बच्चों राजाओं को कमजोर करते हुए फिर क्या किया? शासन करना शुरू किया। शासन करने की जो नींव है वो पड़ जाती है प्लासी की लड़ाई के समय। प्लासी की लड़ाई आप सभी जानते हैं 1757 के अंदर लड़ी गई है ना। प्लासी की जो लड़ाई 1757 के अंदर लड़ी जाती है तो प्लासी की लड़ाई जीतते ही अंग्रेज जो हैं वो शासन करने की अपनी नींव रख चुके थे। और बच्चों इस नींव के ऊपर बच्चों अच्छे तरीके से जब उन्होंने काम करने का मन बनाया, वो काम करने की हैसियत इनको दे देता है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद तो इन्होंने मेरे बच्चों कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और बक्सर के युद्ध के बाद इन्होंने पहली बार बंगाल जो क्षेत्र है उसकी दीवानी हासिल करने का काम किया था। दीवानी का मतलब है सारी की सारी बंगाल की जमीन इन्होंने अपने हिस्से ले ली और बंगाल की दीवानी हासिल करते ही बच्चों वहां पर इन्होंने शासन करना स्टार्ट किया। तो अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले शासन बंगाल क्षेत्र में करना स्टार्ट किया। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मेरे बच्चों ये क्या है? जमीनें हड़पते जाते हैं, युद्ध लड़ते हैं, सारे युद्ध जीत जाते हैं। ठीक है। और युद्ध जीतते जीतते जमीनों के ऊपर कब्जा करते चले जाते हैं। तो मैं बात करता हूं मराठों की। अब मराठों की मैं बात कर रहा हूं बीच में। बच्चों बात है 1800 के आसपास की। 1800 के आसपास हम बात करें तो उत्तर भारत के ऊपर दक्षिण भारत की एक शक्ति मराठा
पूर्ण रूप से अपने पैर पसार चुकी थी। हर जगह उत्तर भारत के अंदर मराठे ही मराठे नजर आ रहे थे। तो मेरे बच्चों, मराठे जो है वो बीच में आ रहे थे अंग्रेजों के, क्योंकि उत्तर भारत को छोड़ के मैं बात करूं, दक्षिण भारत की मैं बात करूं, पूर्वी भारत की, ये सारा का सारा अंग्रेज अपनी गिरफ्त में एक क्षेत्र ले चुके थे। तो उनके पास उत्तर भारत ही एक क्षेत्र बचता था। तो उनका मन था कि हम पूरे भारत के ऊपर ही कब्जा करें, उत्तर भारत भी हमें कैसे ना कैसे करके मराठों से हड़पना है। तो मेरे बच्चों, मराठों के साथ ये युद्ध लड़ते हैं। उन्हें हम आंग्ल मराठा युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंग्ल मराठा युद्ध बोलते हैं। ठीक है। और 1803 की बात है। 1803 में भी मराठों और अंग्रेजों का युद्ध हो रहा था। तो मराठे जो हैं बच्चों वो कमजोर पड़ जाते हैं, अंग्रेज अपनी शक्ति बहुत बड़ी बना लेते हैं इस समय तक। तो अंग्रेज बड़ी आसानी से मराठों को मेरे बच्चों पराजित कर लेते हैं। मराठे अपना नुकसान होता हुआ नहीं देख पा रहे थे, तो मराठों ने मेरे बच्चों संधि करना ही उचित समझा, समझौता करना ही उचित समझा, और मराठों ने अंग्रेजों के सामने समझौते का प्रस्ताव रखा। अब जो प्रस्ताव रखा था उसमें अंग्रेजों की साफ साफ बात है कि उनकी नीयत थी उत्तर भारत को हड़पने की। तो बच्चों, उन्होंने यही कंडीशन रखी कि हमें उत्तर भारत आप सौंप दीजिएगा, हम आपको बाकी जो कुछ है वो नहीं बोलने वाले। तो इस संधि को हम बोलते हैं सुरजी अंजन गांव की संधि, जो हुई थी 30 दिसंबर 1803। और इसी संधि की बदौलत अंग्रेज अपने हरियाणा के अंदर अधिकार करना क्या करेंगे? शुरू करेंगे। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को हरियाणा के अंदर अंग्रेजी शासन के बारे में पढ़ा रहा हूं। लिखिएगा 30 दिसंबर 1803। सुरजी अंजन गांव की संधि। सुरजी अंजन गांव की संधि, ये जो संधि हुई थी मेरे बच्चों, ये अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। हम बात करें तो अंग्रेजों की तरफ से बच्चों इस संधि के अंदर जो थे, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम है जनरल लेक। और जो मराठा थे उसका नाम है दौलत राव सिंधिया। ठीक है। और इस संधि का रिजल्ट क्या निकलता है? इस संधि के बाद ध्यान रखेंगे, मराठों द्वारा जीता गया उत्तर भारत का क्षेत्र। अंग्रेजों को दे दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। और अपना भारत भी बच्चों अपना भारत के अंदर जो उत्तर भारत वाला हिस्सा है उसी के अंतर्गत अपना हरियाणा भी आता है। अपना हरियाणा उत्तर भारत का ही तो हिस्सा है। तो बच्चों, इसी संधि के तहत हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का पहली बार अधिकार हो जाता है 1803 में।
हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार। हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार है वो हो जाता है 1803 के अंदर। प्रशासन की दृष्टि से बच्चों, अधिकार करते ही प्रशासन की दृष्टि से हरियाणा के ऊपर अच्छे से शासन चलाने के उद्देश्य से जो अंग्रेज अधिकारी था जनरल लेक, और एक और अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है जनरल बार्लो, इनके द्वारा हरियाणा को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। हरियाणा को दो भागों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। ठीक है। अब अंग्रेज बड़े चालाक भी थे, क्षेत्र तो जीत लेते थे लेकिन उनको पता था कि हम जो गोरे लोग हैं वो तो बहुत कम हैं। अब इतने बड़े क्षेत्रों के ऊपर हम कब्जा तो करते जा रहे हैं, शासन कैसे करें। तो मेरे बच्चे वो सारा का सारा क्षेत्र अपने पास नहीं रखते थे, बल्कि जो अंग्रेजों का साथ देने वाले और जो लोग थे ना, जो राजा थे, जो गद्दार रियासतों के शासक हुए, उनको वो क्षेत्र सौंपने का काम करते थे, जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाते थे कि सारे के सारे क्षेत्र के ऊपर हम शासन कर सकें। तो जब तक वो काबिल नहीं थे तब तक वो शासन करने का लालच भी अपने मन में नहीं लाते थे, क्योंकि बड़े सूझबूझ से, बड़े पेशेंस के साथ मेरे बच्चों अंग्रेजों ने भारत के ऊपर लंबे समय तक क्या किया है, शासन किया है। मुट्ठी भर अंग्रेज थे, लेकिन हमारे लोग बहुत ज्यादा होते हुए भी मेरे बच्चों उनकी चालों को नहीं समझ पाए। यही हमारे अंदर एक कमी रही थी, जिसके चलते कई सालों तक अंग्रेज अपने यहाँ पर पैर जमाए बैठे रहे थे। ठीक है। तो ये दो भागों में विभाजित किया जाता है। इन दो भागों के अंदर मेरे बच्चों एक का नाम रख दिया गया इनसाइड टेरिटरी। इनसाइड जो टेरिटरी है, हम छोटे हिस्से को बोलेंगे, एक छोटा हिस्सा रख लिया गया। और एक आउटसाइड टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब शासित होता है। अंग्रेजों ने बच्चों अपने लिए जो शासन करने के लिए क्षेत्र रखा उसी को हम इनसाइड टेरिटरी बोलते हैं। और अंग्रेजों के बाहर का एक बड़ा हिस्सा जो अंग्रेज खुद शासन नहीं करते थे, बल्कि अपने साथियों को बच्चों ये क्षेत्र सौंप रखा था। जब तक अंग्रेज ताकतवर नहीं हो जाएंगे उनके साथी शासन कर लेंगे, जब अंग्रेज ताकतवर हो जाएंगे तो उनके साथियों को भी वो हरा देंगे, क्योंकि अंग्रेज किसी के नहीं थे। इनसाइड टेरिटरी का मतलब छोटा हिस्सा है, और छोटा ये हिस्सा था बच्चों अंग्रेजों के पास। इसके पास, अंग्रेजों के पास। और आउटसाइड जो टेरिटरी, ये अंग्रेजों ने अपने विश्वसनीय सामंत और सरदारों में विभाजित कर दिया था। ठीक है। तो ये दो क्षेत्रों में अपने हरियाणा को बांट दिया गया। अब इनसाइड टेरिटरी कौन सा क्षेत्र था ये आपको मैं बता रहा हूं। जो अंग्रेजों ने अपने अधीन रखा वो कौन सा क्षेत्र। इस इनसाइड टेरिटरी के अंदर यमुना नदी के
दाएं और बाएं ओर का लगभग 60 किलोमीटर तक का क्षेत्र शामिल था। यमुना नदी जो बहती है ना बच्चों, के दोनों ओर 60-60 किलोमीटर का क्षेत्र ये इनसाइड टेरिटरी में काउंट होता था। साथ के साथ ध्यान रखेंगे पालम व रेवाड़ी परगने का क्षेत्र। अब पालम के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था? पालम के अंतर्गत सबसे पहले पालम में पै से पानीपत पकड़ेंगे। पानीपत के बाद सोनीपत पकड़ेंगे। पानीपत से ठीक नीचे है ना। पानीपत से नीचे आओगे, पानीपत और सोनीपत के बीच में क्या है? समालखा है। और एक बीच में क्या आता है? गन्नौर। ये आपका पालम परगना था। रेवाड़ी के अंतर्गत सबसे पहले तुम रेवाड़ी को ही पकड़ोगे। ठीक है। रेवाड़ी के बाद मेरे बच्चों हम पकड़ेंगे मेवात। या मेवात तो पूरा का पूरा इलाका है ना, तो मेवात के क्षेत्र बता देता हूँ। नू को पकड़ेंगे, नू। नगीना, होडल, हथीन। ठीक है बच्चों, तो ये सारा का सारा क्षेत्र कहलाता है इनसाइड टेरिटरी। क्या कहलाता है? इनसाइड टेरिटरी कहलाता है। अब हम बात करेंगे आउटसाइड टेरिटरी की। आउटसाइड टेरिटरी मतलब बड़ा हिस्सा है ये आपका। और ये हिस्सा जो है ना मेरे बच्चों, अंग्रेजों ने अपने विश्वसनीय है। अंग्रेजों द्वारा यह हिस्सा जो है अपने विश्वसनीय सामंत और सरदारों में विभाजित करने का काम किया। मैंने आपको बताया कि अंग्रेज बड़े चालाक थे। पूरे के पूरे क्षेत्र को वो एक साथ नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि उनके पास जो अंग्रेज अधिकारियों की बात करें, सैनिकों की बात करें, संख्या इतनी नहीं थी, संख्या कम थी, है ना। तो एक साथ नहीं वो लालच करते थे।
अपने तरीके से काम नहीं करते थे। हम तो सोचते हैं कि एक बार ही सब कुछ हड़प लें, ठीक है, लेकिन अंग्रेज बड़े चालाक थे। जो लंबी सोच का आदमी होता है ना, वो थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखता है। पेशेंस होना बड़ा जरूरी है आप लोगों के अंदर। आप एक डायरेक्शन में काम करते रहिएगा, बड़े से बड़ी मंजिल आपके कदमों में होगी यदि आपके अंदर पेशेंस है। हड़बड़ी करोगे, चालाकियां करोगे, तो बच्चों बीच में मारे जाओगे, ठीक है। जैसे मैं जॉर्ज थॉमस की बात करूं, अंग्रेज नहीं मारे जाएंगे, अंग्रेजों में पेशेंस था। अंग्रेजों के पेशेंस का उदाहरण आप यहीं पे देख सकते हैं कि अपने पास वो छोटा क्षेत्र रखते थे, तो जो बाकी राजा थे वो खुश हो जाते थे कि देखिएगा अंग्रेजों की जो मंशा है ना, वो शासन करने की नहीं है। अंग्रेज तो यहाँ पर सामाजिक कुरीतियां हैं, अंग्रेज तो यहाँ के लोगों की दशा और दिशा है वो बदलने के लिए आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। उनकी मंशा है ही नहीं, क्योंकि वो तो छोटी जमीन अपने पास रख रहे हैं, बड़ी जमीन तो वो यहीं के लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। यही बच्चों लोगों का वहम था उस समय, जो उनको ले बैठता है। और एक दिन ऐसा आता है कि पूरे भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही करेंगे, बाकी हम अगली क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम 1857 की क्रांति की तरफ आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। तो आज के लिए इतना सा ही, थैंक यू, बाय बाय, गुड लक आप सभी को, ढेर सारा प्यार। और मेरा एक बैच आ रहा है, हरियाणा जी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बैच, हरियाणा जी के एमसीक्यू बैच। और यदि इस बैच के बारे में आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9812307176। यदि आप लेना चाहते हैं हरियाणा जीके के अंदर पूरा का पूरा स्कोर, तो ये एमसीक्यू बैच जो होगा ये आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमने थ्योरी को टॉपिक वाइज पढ़ा है अभी तक बच्चों, ऐसे ही हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर करेंगे। तो कोई ऐसा बच्चों क्वेश्चन होगा ही नहीं जो हमारी आंखों से दूर चला जाएगा, क्योंकि जैसे हमने शानदार ढंग से थ्योरी को पढ़ा है उसी शानदार ढंग से हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, गुड लक आप सभी को।